Dear students, now I will describe you about the Italy's unification. Just write the question. Describe the process of Italy's unification. आंसर का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. ये साइड हेडिंग आएगी. जैसे कि जर्मनी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिमिलर टाइप इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ओके, एंड द ईच पार्ट ऑफ इटली was governed by different rulers, different types of dynasties. For example, we will look the Italy's map before the unification. ये देखिए आप, ये मैप इटली का बिफोर यूनिफिकेशन की. नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, all these parts were governed by different types of rulers. For example, this north part, okay, Modena, Tuscany, Venetia, लॉम्बार्डी, ये सारा पार्ट ऑस्ट्रिया के अंडर में था. ये सेंट्रल वाला पार्ट पोप के अंडर में था. पोप वाज दी टॉप मोस्ट रिलीजियस पर्सन ऑफ द कैथोलिक चर्च, उनके अंडर में था सेंट्रल वाला पार्ट. और ये जो साउथ वाला पार्ट दिख रहा है, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, इट वाज अंडर दी स्पेनिश रूलर्स. और ओनली वन पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर से, सेंडी सार्डिनिया only was governed by इटालियन प्रिंस. केवल इटली के जो प्रिंस थे, नेटिव प्रिंस थे इटली के, ओरिजिनल पीपल, उनका रूल केवल इसी स्टेट पे था. बाकी ये नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, ये सारा पार्ट अलग अलग डायनेस्टीज़ के, अलग अलग एम्पायर्स के अंडर में था. ओके, सो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स on which only one Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house, जो मैंने अभी बताया आपको. The north was under the Austrian Habsburg, central was under the Pope, southern region was under the Bourbon kings of Spain. Just we discuss about it. Okay, even the people of Italy were not having their common language, Italian language. They were having their many regional and local variations. मतलब पूरी इटली में भी सभी लोग इटालियन लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे, सब लोग डिफरेंट लैंग्वेज ही बोलते थे. क्लियर है? तो इटालियन लैंग्वेज भी एक यूनिफाइड लैंग्वेज इटली में नहीं बन पाई थी. सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इटली वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स एंड मैनी पार्ट्स, एंड ईच पार्ट वाज गवर्न्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर्स. स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोप, इनके अंडर में इटली था यूनिफिकेशन से पहले. नाउ सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, रोल ऑफ गिस्पी मैजनी. अब आप देखिए, गिस्पी मैजनी के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले. हु फॉर्म द यंग इटली एंड यंग यूरोप टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो उन्होंने भी इटली को यूनिफाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ही फाउंडेड द यंग इटली इंस्टीट्यूशन एंड यूनाइटेड द यूथ ऑफ द इटली, ओके, टू कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स फॉर द इटलीज यूनिफिकेशन. क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा. तो गिस्पी मैजनी के रोल में सिंपल यही बात आएगी, फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली. फोर्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ विक्टर इमानुएल सेकेंड. द रोल ऑफ थर्ड पॉइंट आएगा बल्कि द रोल ऑफ किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड. फर्स्ट हो गया इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, सेकेंड हो गया रोल ऑफ मैजनी, और थर्ड आ गया रोल ऑफ किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड. और विक्टर इमानुएल सेकेंड कौन थे? He was the ruler of Sardinia Piedmont. Okay, only one portion of Italy that time was under the Italian prince who was King Victor Emmanuel II. अब King Victor Emmanuel II ने लीडरशिप दी इटालियन यूनिफिकेशन को, कि पूरी इटली को हमको यूनिफाइड करना है, जैसे जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था. तो यहाँ पर विक्टर इमानुएल सेकेंड ने यहाँ पर ये बीड़ा उठाया. फोर्थ पॉइंट आएगा रोल ऑफ कैबूर का. कैबूर कौन थे? कैबूर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिएडमोंट. ही वाज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन, ही वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही हैज़ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो. ये लिखा हुआ देखिए, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन डिड ही इटालियन. इटालियन से अच्छी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेते थे. तो रोल ऑफ काबूर का हमारा आंसर यहाँ से लिखेंगे, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैबूर, Sardinia Piedmont succeeded in defeating
द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ठीक है, कैबूर ने क्या काम किया, फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाया, गठजोड़ किया, गठबंधन बनाया, और किसको हराया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, जो कहाँ रूल कर रही थी, जो हमने डिस्कस किया अभी, ये नॉर्थ पार्ट में। ओके, सो नॉर्थ पार्ट वाज मेड फ्री by the Cobour with the help of France. Clear? Now the next point come role of Giuseppe Garibaldi. अब गैरीबाल्डी कौन थे अपन आगे डिस्कस करेंगे। गैरीबाल्डी वाज अ आर्मी पर्सन। गैरीबाल्डी ने क्या काम किया, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. Fray means किसी रिवोल्ट सबको ज्वाइन किया गैरीबाल्डी की लीडरशिप में। किसने, आर्म्ड वॉलंटियर्स ने, जिनके पास कई सारे वेपन्स थे। ऐसे वॉलंटियर्स, खुद से काम करने वाले लोग, खुद लड़ाई लड़ने वाले लोग, उन्होंने गिस्पी गैरीबाल्डी, ही वॉज आल्सो आर्मी पर्सन, उनकी लीडरशिप में किसको फ्री कराया, साउथ इटली को, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। जो हमने डिस्कस किया, ये साउथ किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज विच वाज अंडर दी स्पेन, इसको फ्री कराया गैरीबाल्डी ने, किसकी हेल्प से, आर्म्ड वॉलंटियर्स के सपोर्ट से और लोकल पीसेंट्स के सपोर्ट से, और स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से बाहर कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन पूरा कंप्लीट हुआ, जहाँ पर कैबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने और विक्टर इमानुअल सेकेंड ने अपने रोल को प्ले किया और अलग अलग एरियाज़ को फ्री कराने में अपना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया। लिटरली इन 1861 विक्टर इमानुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, और फाइनली जा कर के जब यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा, ये देखिए आप, ये मैप जो इस तरीके से इटली पहले बटा हुआ था 1858 के पहले, अब यूनिफिकेशन के बाद इस तरीके से पूरा कंबाइंड इटली हो गया, जहाँ से ऑस्ट्रिया, पोप और स्पेनिश रूलर्स को बाहर करके इसको यूनिफाइड किया गया। और इस पूरे यूनिफाइड इटली का राजा किसको बनाया गया, विक्टर इमानुअल सेकेंड को। कब, 1861 में। जबकि मैंने आपको पहले बताया है कि ओनली विक्टर इमानुअल सेकेंड ही सार्डिनिया, ये जो सार्डिनिया लिखा हुआ है, इसके राजा थे। ओनली ही वाज द इटालियन प्रिंस, और इन्हीं ने ही पूरे रिवोल्ट को लीडरशिप दी थी, इसलिए उनको लिटरली इटली का राजा बनाया गया। तो आई होप ये आपको पूरा इटली का यूनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।